व्हाट इज कराची टैक्स बार एसोसिएशन, मतलब ये बार एसोसिएशन है, होती क्या है? All the tax professionals का मतलब है कि like we have chartered accountants, we have management accountants, we have certified ACCA accountants जिनको कहते हैं, we have barristers, lawyers, solicitors, pleaders and large number of licensed tax practitioners जिनको हम ITPs कहते हैं. ठीक है, क्या बार का रोल है कि वो रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए क्या रोल अदा कर सकती है? अगर किसी के साथ डिपार्टमेंट ने कोई अनफेयर काम किया है तो वहां पे हम अपनी इंटरवीन करते हैं एंड देन वी ब्रिंग इट टू द फेयरनेस लेवल. दिस इज व्हाट वी डू. बाकी जो है इट्स अ पॉलिसी मैटर, हाउ डू वी गेट कंप्लाइंट 100% है और रहना चाहते हैं कि वो भी अपने आप को वैसे ही करें या अपना काम बंद करें चले जाएं. आप क्या कर रहे हैं, आप रजिस्टर्ड को पाबंद कर रहे हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड से काम करें. एट द सेम टाइम वो जो अनरजिस्टर्ड जो इतना बड़ा सेक्टर है उसके ऊपर आपकी एफर्ट कहीं भी नहीं कि जिसके थ्रू मेरी छोटी क्यूरी आप तक पहुंच जाए और आपके थ्रू वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि आपकी रसाई वहां तक मुझसे ज्यादा मौजूद है. ये चेन की रेकर्स जाती है एफबीआर में. एफबीआर के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिंगल रो कॉलम भी एडिटेबल नॉन एडिटेबल नहीं कर सकता. दैट गोज टू अकॉर्डिंग एक सीआरएफ बनता है और सीआरएफ के थ्रू जाता है फिर वो पराल में. तो देखना एम्प्लॉय फंड बंद हो गया जिसकी वजह से बैंक अकाउंट बंद होने शुरू हो गए लोगों के. मैं जानता हूं पर्सनली ग्रेजुएटी फंड और प्रोविडेंट फंड के बैंक अकाउंट बंद हो गए. अगर कोई पुराना पीएफजीएफ का फंड अगर बना हुआ है तो वो नल एंड वॉइड नहीं हुआ, उसको वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था. जब ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई कि आपको अपने आप को री रजिस्टर कराना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. हैदर इमाम नेक्सस पॉइंट के साथ हम टैक्स के इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए और जो जिस तरह से पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है और दिन ब दिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, उसके लिए हमने एक ये एपिसोड अरेंज किया है ताकि हम वो जो टैक्स पेयर का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी जो पेचीदगियाँ हैं या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एफबीआर उसको किस तरह से एड्रेस करे, या जो एफबीआर की जो नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं या जो टैक्स लॉज आ रहे हैं उस टैक्स लॉज को रिजॉल्व करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए एक हर जगह पे एक एसोसिएशन, बार एसोसिएशन मौजूद होती है जो कि टैक्स पेयर के और एफबीआर के दरमियान जो एक कोऑर्डिनेशन और जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मौजूद होती है. इसीलिए हमने कराची टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर जफर अहमद साहब को आज हमने इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट के अंदर और हम इनसे जानेंगे जो टैक्स बार का, एक तो जो टैक्स बार का जो रोल है वो हम इनसे जानेंगे और टैक्स बार एसोसिएशन जो है वो किस तरह से कॉर्पोरेट लेवल के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए और प्रैक्टिशनर के लिए काम करती है और किस तरह से वो उनका एक रोल होता है, उनकी जो कमिटीज़ हैं उनका रोल होता है. उसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे टैक्स के जो मेन इश्यूज़ हैं, जो कि स्पेसिफिक जो फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद हमने देखे हैं, जो कुछ नए लॉज आए हैं, कुछ नई अमेंडमेंट्स आई हैं, उससे रिलेटेड जो मामलात हैं वो उसका एक हमने ये पूरा तैयार किया और जिसमें हम उनसे जफर साहब से डिस्कस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम जफर साहब. क्या हाल चाल है? खैरियत साहब? ठीक है. अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो सीक्वेंस है जो सवालात की और जो क्यूरीज की, हमने उसको बेसिकली इकट्ठा किया है. हमने बहुत सारी सोर्सेज से, जिसमें अकाउंटेंट भी हैं, जिसमें टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, लॉयर्स भी हैं, जिसमें और स्पेसिफिक बार के मेंबर्स हैं. उनसे वो क्यूरीज को हमने लेके उसको हमने कंपाइल किया ताकि एक आपके साथ एक प्रोग्राम हम कर सकें जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें, या इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अगर किसी की कोई क्यूरी दिमाग में है या जो प्रॉब्लम है उसको वो शायद मे बी वो रिजॉल्व हो सके. सबसे पहले हम उस क्यूरीज पे, उन प्रॉब्लम्स पे आए. उससे पहले हम डिस्कस, मैं जानना ही आपसे चाह रहा हूँ कि बेसिकली व्हाट इज कराची टैक्स बार एसोसिएशन, मतलब ये बार एसोसिएशन है, होती क्या है और कराची टैक्स बार का जो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से रोल है अपने मेंबर्स के लिए, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताएंगे तो हम इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं. चलिए, वंडरफुल. थैंक यू सो मच हैदर फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द फर्स्ट प्लेस. अच्छा, कराची टैक्स बार एसोसिएशन, आप इसको मैं अगर कुछ बहुत आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, इट्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एन एसोसिएशन ऑफ ऑल द टैक्स प्रोफेशनल्स हु प्रैक्टिसेस इन कराची. All the tax professionals का मतलब है कि like we have chartered accountants, we have management accountants, we have certified ACCA accountants जिनको कहते हैं, we have barristers, lawyers, solicitors, pleaders and large number of licensed tax practitioners जिनको हम ITPs कहते हैं. ठीक है.
And it's an all-inclusive approach of membership. There is no limitation in terms of the size of the practice, in terms of experience, in terms of a qualification. What I mean that, for example, we have a member, we have an internee as a member also, who's aspirant of doing something in his tax career. And then we have a former Supreme Court and High Court judges also as our members. And it means that we have a multi-facet membership from all the fields of taxation, चाहे वो income tax हो, sale tax हो, service tax हो, customs हो, stamps हो. आपके सवाल का दूसरा आपने कहा how does it work? How does it work? सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि कराची tax bar association is actually a city level tax bar, meaning that Karachi, the city of Karachi, is the jurisdiction. So if somebody is practicing, if somebody has an office in the city of Karachi, only then he can become our member. Likewise, Hyderabad and Sakkar and Central and across Pakistan, there are city level bars across Pakistan. To my knowledge, there are 32 tax bars in the country. और होता ये कि जितनी 32 बारें हैं city levels की, finally they confederate into a one national countrywide association which is called Pakistan Tax Bar. The PTB is like a confederation, is a mother tax bar. अच्छा, इसमें ये बात जानना जरूरी है आपके लिए कि we have a purely democratic system. ठीक है. Elections are taking place every year. New young members take their position in our executive committee, and then we make large number of working committees. And we work, Karachi Tax Bar, like any other bar, we work through our committees. This was, I think, the answer to your question. ठीक है, बिल्कुल सही है. बस ये थोड़ा एक बैकग्राउंड आपने बताया बिल्कुल, जिससे जो यंग मेंबर्स हैं या जो नए आने वाले जो लोग हैं जो चाहते हैं टैक्स बार के मेंबर बने, उनके लिए ये वेरी फ्रूटफुल होगा कि बिल्कुल उनको एक बैकग्राउंड पता चलेगा ये बार है क्या. अच्छा, शुरू करते हैं इससे कि 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है ना. हम जब टैक्स की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और कंप्लाइंस, ठीक है ना. झगड़ा आपको पता है कि इसके ऊपर एक क्या झगड़ा है वो सुनते भी रहते हैं आप, चूँकि बाहर के प्रेसिडेंट हैं, आप पिछले 1 साल से दोनों साइड पे फेस करोगे. आपको FBR को भी जाके रिप्रेजेंट करना होता है, आपको अपने मेंबर को भी रिप्रेजेंट करना होता है. उनके दरमियान एक ब्रिज का रोल है. आपको पता करना होता है कि कहीं ऐसी बात बनाई जाए वो विन विन हो. यकीनन आपके बार मेंबर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मसला वहाँ पे लेके जाएं. वाइस वर्सा ऐसे ही जो टैक्स अथॉरिटीज में जो ऊपर लेवल पे जो लोग बैठे हैं, मेंबर लेवल पे, चेयरमैन लेवल पे, दे आर सीइंग के मतलब ये बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये जाके हमारे प्रॉब्लम को बताएंगे जाके हमारे टैक्स पेयर को, तो वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं. आप इसमें क्या समझते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है जो एक टैक्स पेयर का है, देखिए हमेशा किसी जगह पे भी कोई बंदा किसी जगह पे जो टैक्स देना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना. कंप्लाइंस आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, कंप्लाइंस करना भी किसी को पसंद नहीं है, ठीक है. वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि उनको इन्फोर्स कर रही हैं, एक लॉ है उनको बाउंड करता है कि आप कंप्लाइंस करें. अदरवाइज तो पाकिस्तान में जो कल्चर है वो आपके सामने और हमारे सामने, ठीक है ना. ये जो ट्रस्ट है आपस में जो टैक्स अथॉरिटीज और टैक्स पेयर के दरमियान में, यकीनन बार का एक काम है उसके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करें. इसके लिए बार क्या करती है, क्या कर रही है या क्या कर सकती है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये जो रिलेशनशिप है, ये दोसाना हो जाए, ना कि मतलब हम एक जंग वाला समा है एक टैक्स पेयर और FBR के दरमियान में कि कोई जंग हो रही है. मतलब ये एक टैक्स है जो कलेक्टिंग अथॉरिटी है, उसने वो कलेक्ट करना है, जो देना है जिसको टैक्स, यकीनन एक स्टेट का जो सिस्टम है चलना ही इसी वजह से. तो क्या बार का रोल है कि वो रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए क्या रोल अदा कर सकती है? देखिए हैदर, आपने जो 3 एडजेक्टिव यूज किए ना, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड कंप्लायंस, आई वुड से इट साउंड्स लाइक अ बिग टिकट, ठीक है. इट्स लाइक अ 10 out of 10 स्टेटमेंट, एंड आई वुड से इट्स अ रेयर कमोडिटी. जिस दुनिया के जिस खत्ते में हम रहते हैं, जो हमारा कल्चर है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले. तो अगर हम देखिए ना, ये हमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत बड़े आई वुड से मिसनॉमर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड कंप्लायंस. मैं ये कहूँगा कि what little job we do back in the chambers, that we have a very strong facilitation committee for our members. What we do, आजकल मुर्तजा देख रहा है उसको, what we do, we hear the problem of our members and the problem of their clients, and we go along with them to the commissioner and chief commissioners, and then there we try to knock in the transparency. अगर कोई unfair किसी के साथ हो रहा है,
अगर किसी के साथ डिपार्टमेंट ने कोई अनफेयर काम किया है तो वहां पे हम अपनी इंटरवीन करते हैं एंड देन वी ब्रिंग इट टू द फेयरनेस लेवल. दिस इज व्हाट वी डू. बाकी जो है इट्स अ पॉलिसी मैटर, हाउ डू वी गेट ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लायंट एंड फेयरनेस. मैं इस सारी बात को इन्हीं लफ्जों में बस समअप करना चाहूंगा. अच्छा, हम एक टॉपिक पे आते हैं इस सवाल पे कि एक स्पेसिफिक SRO 350 हमने देखा जो कि इन फील्ड आया कुछ टाइम पहले. अब अगेन बात वही होती है कि जो इस 350 का जो मकसद था, आई डोंट नो कि उनका क्या मकसद था, और अब तक वो उसकी जो क्लैरिफिकेशन है, उसकी जो एक समझ है, वो आज तक एक जनरल बंदे को नहीं आ सकी. मैं एक कंप्लाइंट टैक्स पेयर था और कंप्लाइंट टैक्स पेयर हूँ और मैं आगे रहना चाहता हूँ. ठीक है ना, मैं हर महीने रिटर्न्स भी फाइल करता हूँ, अपने सेल्स पे भी करता हूँ और अपनी जो कंप्लाइंस है उसको 100% रखता हूँ. अगेन इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम आई जिसके लिए बार ने बहुत काम भी किया, बार ने बहुत लेटर भी लिखे, हमने वो देखे भी, जिसमें नेगोशिएशन भी हुई. आई थिंक लाहौर के अंदर इसमें पिटिशन भी फाइल हुई और लोग कोर्ट में भी गए, तो वहाँ पे स्टे भी मिला. तो देखा एक्चुअली मैं सेल्स टैक्स रिटर्न की बात करता हूँ, तो सेल्स टैक्स रिटर्न में मैं एक कंप्लाइंट टैक्स पेयर हूँ. आज मेरा अपना इनपुट और मेरे जो परचेज है जिसको मुझे बेनिफिट मिलता है अपने आउटपुट के अगेंस्ट में, वो सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि जिससे मैंने परचेज किया है उसने अपने मंथ एंड पे अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, अपनी सेल्स की लायबिलिटी पे नहीं किया. ठीक है ना. अब वो जो नॉन कंप्लाइंट है वो तो था, आज है और वो तो रहेगा. अब उसकी जो लायबिलिटी मैं अपने मंथ एंड पे मेरा रिटर्न प्रोविजनल बना दिया गया और मैं अपनी जो टैक्स लायबिलिटी को मंथ एंड पे उसकी लायबिलिटी को भी जो कि मुझे उसका इनपुट बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता. आज जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो मंथ एंड पे बैठा हुआ है, रिटर्न अपना 18 तारीख को सबमिट करने के बाद वो ये कहता है कि मंथ एंड पे मिस्टर ए मेरा वेंडर है, मिस्टर बी मेरा वेंडर है, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसकी जो लायबिलिटी है वो मेरे रिटर्न के अंदर वो लायबिलिटी के तौर पे स्टैंड बाय आ रहा है. और मैं जब तक उसको लायबिलिटी को पे ना करूं तो मैं अपना रिटर्न्स और अपने आगे प्रोसेस को लेकर नहीं चल सकता. तो इसका मतलब ये कि मुझे भी मजबूर किया जा रहा है कि मैं भी फिर नॉन कंप्लाइंट हो जाऊं और फिर मैं भी वही काम करना शुरू कर दूं जो पूरी मार्केट की प्रैक्टिस है. अच्छा, मैं हर वेंडर को कॉल करके नहीं कह सकता कि आप जो है रिटर्न अपना सबमिट करें. मेरे पास 200 वेंडर है, मेरे पास 400 वेंडर है, मैं बड़ी कंपनी हूँ अगर, तो मैं मेरे कैसे पॉसिबल है. उनके लिए अल्टीमेट यही हाल है कि वो आखिरी में अपनी लायबिलिटी को पे करते हैं और लायबिलिटी को पे ना करें, फिर 2-3 कुछ मंथ के बाद मेरा अपनी जो स्टेटस है वो नॉन एक्टिव और फिर सस्पेंशन और फिर ब्लैक लिस्टिंग की तरफ चले जाता है. तो ये आपको नहीं लगता है कि ये मजबूर कर रहे हैं उन लोगों को भी कि जो कंप्लाइंट 100% है और रहना चाहते हैं कि वो भी अपने आप को वैसे ही करें या अपना काम बंद करें चले जाएं? देखिए, आई 100% एग्री विथ यू. मैं आपकी बात समझ गया कि FBI की एफर्ट शुरू से रही है. ठीक है ना, शुरू से. आई वुड से इन अ नटशेल दिस SRO 50 इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ फेलियर of number of years. I do not know attempts FBI ने की होंगी, पब्लिक पे तो कभी नहीं आई. It's actually product of failure. Product of failure in the sense कि जो unregistered है, आप SRO 50 लगा दें, आपने रजिस्टर्ड के ऊपर यह कदम लगा दी कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा उसका, जो कि इस रडार के सिस्टम में है ही नहीं. एग्जैक्टली यही. प्लीज इसे होना कुछ नहीं है. आप क्या कर रहे हैं, आप रजिस्टर्ड को पाबंद कर रहे हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड से काम करें. एट द सेम टाइम वो जो अनरजिस्टर्ड जो इतना बड़ा सेक्टर है उसके ऊपर आपकी एफर्ट कहीं भी नहीं है. प्लीज बात को समझें. एंड दिस इज, आई डोंट नो, ऑलरेडी बहुत अनथॉटफुल था. ये पहले भी इस तरह कहते हो चुकी हैं, इस टाइप के थ्रू इन्होंने कोशिश की थी. पहले तो उससे इनपुट डिसअलाउ होता था, अब तो पूरा रिटर्न इन्होंने डिस्पैंड इन्होंने करके रख दिया और ये अनथॉटफुल था. यही वजह है कि SRO 350 में अब तक मार्च से लेकर अब तक 3 SRO अमेंडमेंट आ चुके हैं और एक अमेंडमेंट हम और अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूं कि दिस इज एक्चुअली अ फेल्ड अटेम्प्ट अगेन. अब यूँ इसकी एग्जाम्पल समझ लें कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और 10 पास होते हैं बहुत अच्छे ग्रेड से, तो आपने उन 10 पास बच्चों को जो पास हो गए उनको आप कह रहे हैं कि वो जो फेल बच्चे उनसे आप दोस्ती ना करें. बिल्कुल सही. स्कूल उन 20 लोगों के ऊपर काम नहीं कर रहा. यही हमारी स्टेट का प्रॉब्लम है. आई डो नॉट नो किस तरह से समझाया जाए कि ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल. आप वो अपना परसेंटेज ऑफ सक्सेस तो बताएं कि आपने वहां पे क्या काम किया है. आप देख लेना कि इतना अनथॉटफुल था SRO 350 कि जब हमने से बात की कि सर खुदा रहा यूटिलिटी कंपनीज को और जो थर्ड शेड्यूल के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका क्या तुक बनता है SRO 350 का. सही बात है, बिल्कुल. तो फाइनली दे एग्रीड कह लें या दे सकम टू द पॉइंट, उन्होंने SRO शुरू कर दिया. अभी वी हैव आल्सो लेटली रिटन फॉर द फार्मा इंडस्ट्री. फार्मा इंडस्ट्री जो ऑलरेडी 1% के फिक्स रिजीम में है, उनका 350 से वो लेना देना नहीं है. जब उनका क्लेम नहीं है पीछे इनपुट का, आप ये समझ लें कि ये फाइनली उनके पास समझ आ गया. वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है अगले हफ्ते या अगले
हफ्ते के अगले हफ्ते हमारे पास कोई SRO आ जाए तो लेकिन एट द सेम टाइम हैदर, डिस्पाइट सेइंग ऑल दिस इज समथिंग नॉट न्यू टू अस, दिस प्रॉब्लम इज नॉट न्यू टू अस एंड द माइंडसेट इन द FBR इज नॉट गोइंग टू चेंज, दिस इज हेयर टू स्टे। अब ये इतना प्रॉब्लम हो गया है रजिस्टर्ड लोगों के का कि सिर्फ उनको रजिस्टर्ड लोगों के साथ काम करना है and I do not know how and when it's going to settle। हम अपने KTB की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसकी डिफरेंट शक्ल निकले, एक फार्मा इंडस्ट्री के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और आगे चल के आई शैल लेट यू नो इंशाल्लाह ताला फ्यू मोर चेंजेस विल आल्सो टेक प्लेस। बिल्कुल। अच्छा, अगेन अब ये मैं इसी 350 से ही रिलेटेड मैं कुछ बात करूं कि जो 350 में जो प्रॉब्लम्स आई, अब इसमें मैं ज़रा सा सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो बार उस पर ऑन गोइंग क्या और कर सकती है, क्योंकि अगर मैं छोटा सा बात करूँ, टैक्स रिटर्न की बात करूँ, मैं रिटर्न्स खोलता हूँ, उसमें मुझे एक क्यूरी आ रही है, स्पेसिफिक टू 350 बात करता हूँ। अब मैं कॉल करता हूँ FBR को, मैं हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ, तो मुझे वहाँ से एक जवाब मिलता है जो कि पैटर्न उनका जवाब है कि आप जाके अपने कंसर्न RTO के अंदर विजिट करें। मैं कंसर्न RTO में जाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कोई लॉ फर्म या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में एक अपनी कैपेसिटी के अंदर वो जाके वो मसले को रिजॉल्व करने के लिए जा रही है। मुझे एक जवाब बिल्कुल आता है वहाँ से कि जाए कंसर्न RTO को जाके विजिट करें। मैं RTO जाता हूँ, वहाँ कमिश्नर से मिलता हूँ, कमिश्नर वहाँ मुझे रेफर कर देता है पड़ाल के पास, आप जाए पड़ाल का मसला ही है। मैं पड़ाल के पास जाता हूँ, पड़ाल मुझे 10-12 दिन वहाँ पे उसको मुझे लिंगर ऑन करता है, उसके बाद वो कहते हैं मैंने इस्लामाबाद भेज दिया। मैं इस्लामाबाद में टीम लगा के फॉलोअप करता रहूँ, वो कहते हैं कि ठीक है हमने वो है वापसी पड़ाल को भेज दिया, पड़ाल ने फिर वापसी कमिश्नर को भेज दिया। ये जो सिलसिला है ना, ये मुझे मजबूर करता है इस बात का कि मैं अपने आप को उसी तरह बनाऊं जिस तरह मार्केट में दूसरे लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी क्यूरी को सॉल्व करने के लिए मुझे जो है वो 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन सिर्फ घूमते रहना है उन अफसरान के दरमियान, और उनकी बातें सुनते रहनी है, और उनको लेटर लिखते रहना है, उनको कंप्लेन करते रहनी है। सोल्यूशन उसका कोई भी नहीं आता। सोल्यूशन आपको भी पता है क्या है और मुझे भी पता है क्या है, किस तरह से मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं। इस पे बार किस तरह से मतलब प्रोएक्टिव, मतलब क्या हमारा प्रोसीजर या आपके जो मेंबर्स हैं उनका क्या एक मैकेनिज्म होगा, क्या प्रोसीजर होगा कि अपनी क्यूरी को आपको दें। यकीनन आपके लिए भी प्रॉब्लम है एक छोटी छोटी क्यूरी को लेके सॉल्व करना, तो क्या एक आपकी कमेटीज बनी हुई है, क्या मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू मेरी छोटी क्यूरी आप तक पहुंच जाए और आपके थ्रू वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि आपकी रसाई वहां तक मुझसे ज्यादा मौजूद है। तो इस पे क्या करें? अच्छा देखिए, मैं पहले बता दूं, स्पेशली SRO 350 के कॉन्टेक्स्ट में होमवर्क इसका नहीं हुआ था, ठीक है। इसका जिस तरह तारजी दोस्त का होमवर्क नहीं हुआ था, it was ordered, it happened in 10 days, प्रेजेंटेशन बनी, इसका भी होमवर्क नहीं हुआ था। होमवर्क ना होने का मतलब है कि आज की डेट में अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो प्लीज समझ लीजिए, ये चेंज की रिक्वेस्ट जाती है FBR में, FBR के हाथ में कुछ नहीं है, वो एक सिंगल रो कॉलम भी एडिटेबल नॉन एडिटेबल नहीं कर सकता। दैट गोज टू अकॉर्डिंग एक CRF बनता है, और CRF के थ्रू जाता है फिर वो पराल में। ये इतना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक मामला है। इस बार हम जब इस्लामाबाद गए हैं 2-3 दफा हमने विजिट किया है, तो हमें जाके पता लगा कि मामला उनके हाथ में भी नहीं है, वो कुछ चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये है ना कि जो FBR वाले हैं दे आर टेक्निकल लीगल, उनको सिस्टम का नहीं पता, जो सिस्टम पराल वाले हैं उनको टेक्निकल लीगल का नहीं पता, तो जाहिर है इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर फेलियर। पीछे फिर आपका टैक्स पेयर उससे कंसल्टेंट, हम क्या करते हैं कि जब इस तरह की क्वेरी जमा हो जाती है तो वी टॉक स्ट्रेट टू मेंबर IT, उनको लेटर मार्क करते हैं, एंड शी इज वेरी गुड, मुफीजा साहिबा हमारे SC उनसे कोऑर्डिनेशन भी है। द सून शी अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को रेफर कर देती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम इंडिविजुअल क्वेरी ले जाने के बजाय एज एन एसोसिएशन हम एक सिमिलर नेचर की क्वेरीज को जमा करके फिर हम भेजें। ये जो प्रॉब्लम है अपना बिटवीन FBR एंड पराल, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। अगर ये होमवर्क पहले हो चुका होता, स्टेक होल्डर्स को, बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस रखा जाता, तो शायद शक्ल भी डिफरेंट। तो बार किस तरह से इसको एड्रेस करेगी? कोई किसी की इंडिविजुअल क्यूरी बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मेरी इंडिविजुअल क्यूरी है, यकीनन आपके लिए वो प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना, तो कोई नीचे सब कमेटी, कोई कमेटी ऐसी मौजूद है? हमारे 14 कमेटीज हैं। मेंबर फैसिलिटेशन सबसे हमारी स्ट्रॉन्ग कमेटी है, जो कि डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है FBR और मेंबर्स के बीच में। न सिर्फ वो कमेटी हमारी हफ्ते में 2 दिन बैठती भी है, बल्कि हमने पिछले साल से जो नया काम किया था वो फैसिलिटेशन किया था। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, दैट इज वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। ठीक है, वहां पे सिंगल क्वेरी जो हमें समझ आता है कि हम उसको बाहर रिजॉल्व कर दें, अदरवाइज वी टॉक स्ट्रेट टू
मेंबर आईटी। हमने कोशिश की बीच में कि आप हमें पराल में एक्सेस दे दें, उनको हम जरा जल्दी एक हम लेटर डायरेक्टली मेंबर आईटी को एड्रेस करके पराल को कॉपी करने के बजाय हम पराल को कॉपी करके आपको एड्रेस करते हैं, वो अलाउ नहीं हो रहा। क्योंकि पराल में हम डायरेक्टली इज नॉट अ पब्लिक यूटिलिटी, हम वहां डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, अदरवाइज शायद प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा, बिल्कुल। अब ये डिस्कशन एक नया सवाल था, मैं सोच के जरूर आया हुआ था कि ये हमारा एजेंडा का पार्ट नहीं था, लेकिन आप उसको समझें कि एक ऐसा सवाल है कि जिसके लिए हम 8-10 महीनों से जो है वो, आपने देखा होगा सिंध ट्रस्ट एक्ट आया 2020 के अंदर, ठीक है। उसने आने के बाद जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी एम्प्लॉई फंड हैं, उनको नल एंड वाइट कर दिया और उसको नए रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस के अंदर बात की कि वहाँ जानी चाहिए। अब ये चूँकि 1 साल तक, 1.25 साल तक तो ये मसला जो डिपार्टमेंट जो बना था वहाँ पे, वो तो चल ही नहीं रहा था, काम ही नहीं कर रहा था, वो अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुआ और वो आगे बड़ा मामला, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई वहाँ पे। 1 साल 1.5 साल तक रजिस्ट्रेशन होती रही और इसमें एक प्रॉब्लम था कि जब हम एम्प्लॉई फंड की बात करते हैं, मैं अभी बात करता हूँ एम्प्लॉई फंड की, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी फंड और म्यूचुअल फंड, जिसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है, वो एम्प्लॉई का पैसा है, वो रखा हुआ है एक कंपनी के पास और उसका एक फंड मैनेज हो रहा है वहाँ पे। अब पिछले 7-8 महीनों से वो फंड रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, एक मसला अटका हुआ एक एनओसी का। एक एफबीआर एक एनओसी देता था टू दी रजिस्ट्रार, जब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दरमियान में वो एनओसी आती थी, उसकी बेसिस पे वो रजिस्ट्रार नया सर्टिफिकेट और नई डीड बाय लॉज के साथ इशू कर देता था। अब इस वक्त क्या प्रॉब्लम हुई है, 7 महीने हो गए, हमने रजिस्ट्रार को भी अप्रोच किया, हमने चीफ कमिश्नर को भी अप्रोच किया, हमने एफबीआर को भी अप्रोच किया, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये मसला कहाँ है। और वो वही कह रहा है, इस पे बार ने क्या किया कि मतलब देखना एम्प्लॉय फंड बंद हो गया, जिसकी वजह से बैंक अकाउंट बंद होने शुरू हो गए लोगों के। मैं जानता हूँ पर्सनली, ग्रेजुएटी फंड और प्रोविडेंट फंड के बैंक अकाउंट बंद हो गए। उसका बंद हो जाने का मकसद तो ये हुआ, मेरा 25 साल का पैसा रखा हुआ है और मेरी आज 60 साल की उम्र हो गई, मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा फंड एक्स्ट्रा कब हो गया। अब कंपनी तो एक लेटर दिखा देती है एम्प्लॉय को कि ये फंड हमारा किसी लिटिगेशन में, किसी प्रॉब्लम में, तो इस फंड की रजिस्ट्रेशन के लिए बार ने कोई क्या। अच्छा देखिए, पहले हम प्रॉब्लम को जरा बाइसेक्ट कर लें ना। प्रॉब्लम ट्रिगर कहाँ से हुई? जब 2 या 3 साल पहले सिंध ट्रस्ट का जो एक्ट आया, उसने कहा कि आपको री रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसकी जरा लीगैलिटी को समझ लें। जो पुराने, अगर कोई पुराना पीएफजीएफ का फंड अगर बना हुआ है तो वो नल एंड वॉइड नहीं हुआ, उसको वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था जब ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई कि आपको अपने आप को री रजिस्टर कराना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद उसी लॉ में, सिंध ट्रस्ट लॉ में अमेंडमेंट आई और फिर उसके बाद ये असल में एएमएल के कॉन्टेक्स्ट में सारी डेवलपमेंट हुई है। इसका असल कॉन्टेक्स्ट एएमएल का फैक्ट वाला था, ये उसी ईरा का लॉ है ये, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि चूंकि आप ट्रस्ट है, लिहाजा आप अपने ट्रस्टीज की वेल्थ स्टेटमेंट और ईयरली जो चेंज आता है वो सब आप हमें बताएं। फिर लॉ में चेंज आया, लोगों ने उनके रिप्रेजेंटेशन फाइल की। लॉ में चेंज आया कि ये जो रिटायरमेंट फंड ट्रस्ट है, पीएफजीएफ पेंशन सुपरएनुएशन फंड, ये इनको स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में डाल दें लाइक म्यूचुअल फंड्स। इनके ऊपर वो उस लॉ का तलाक नहीं होगा कि इन ट्रस्टी से आप वेल्थ की डिटेल मांगे, एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में इनको डाल दिया गया। और उसमें उसका बेनिफिट क्या था कि आपको इतनी लंबी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक एनओसी देनी है। और उस जमाने में तय हो गया कि म्यूचुअल फंड का जो मदर रेगुलेटर है वो होगा एससीसीपी, एसएससीपी एनओसी देगा, और रिटायरमेंट फंड्स का मदर रेगुलेटर कहलाएगा एफबीआर, जो एफबीआर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की। एफबीआर ने एनओसी दी, उसके लिए एफबीआर के लिए इस्लामाबाद में बैठ के ह्यूमनली मुमकिन ही नहीं था कि पाकिस्तान के लाखों फंड्स को वो एनओसी देता रहे। तो उसने एफबीआर के बिहाफ पे कमिश्नर्स हजरात ने ये एनओसी दी। अभी 7 महीने पुराना क्या प्रॉब्लम? अच्छा, ये सारी की सारी हम बात कर रहे हैं पुराने फंड्स की। 7 महीने प्रॉब्लम क्या हुई, इससे पहले बात को जरा समझ लीजिए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अरशद सराज साहब का केस है, उसके बाद एक और भी केस है जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर कोई फंड, पुराना फंड अगर री रजिस्टर नहीं भी हुआ है और उसको एनओसी नहीं भी मिली, तब भी आप उसके एग्जम्पशन नहीं रोक सकते, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एनओसी की कंडीशन कहीं भी नहीं है। वो एनओसी की कंडीशन सिंध ट्रस्ट की तरफ से एग्जम्पशन आप नहीं रोक सकते। इनफैक्ट पहले 6 महीने तो यही रहा, लोग एग्जम्पशन नहीं मिली। नहीं, आज भी है। अगर किसी का बैंक अकाउंट बंद हुआ है, डायरेक्शन हुई तो गलत हुई है, उसके कंसल्टेंट को समझना पड़ेगा कि सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद डिपार्टमेंट मेरा एग्जम्पशन नहीं रोक सकता। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, जो 7 महीने पुरानी प्रॉब्लम ये हुई कि नए जो चीफ कमिश्नर साहब उन्होंने कहा कि भाई कमिश्नर हजरात जो एनओसी देते रहे हैं
उनके पास कोई एक्सप्लिसिट राइटिंग में कोई डेलीगेटेड पावर नहीं थी। इनफैक्ट एक ही जोन का एक ही कमिश्नर नहीं, उसकी वजह है ना कि पूरे कराची के जितने प्रोविडेंट फंड्स हैं वो सब एक जगह जमा हो गए कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में एक जोन में, जोन 1 में या जोन 2 में वहां जमा हो गए, जोन 2 में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वही वो जोन है जब पूरे कराची की सारी म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो अननेसेसरी बहुत आराम से डिवाइड हो सकता था। आई डोंट नो इन्होंने क्यों नहीं किया। चीफ साहब से और दीगर लोगों से हमारी बात भी हुई। कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, उन्होंने चीफ कमिश्नर हजरात और कमिश्नर से कहा कि हमें चूंकि ये पावर डेलीगेट नहीं की गई तो हम नहीं जानते कि पहले लोगों ने क्यों दिए और कैसे दिए। बिल्कुल। अच्छा, जब इस इशू को लेकर हम इस्लामाबाद गए तो उन्होंने कहा कि जनाब हम ये एनओसी अब नहीं देंगे, ना हम डेलीगेट करेंगे, हमारे पर एमएल की कंडीशन आ गई है। राइटिंग में अभी तक सोफार हमसे कुछ भी शेयर नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम थी पुराने वालों की। नए वालों का प्रॉब्लम अब अगेन ये एनओसी वाला है। तो व्हाट वी आर लिस्टिंग फ्रॉम डिफरेंट जो वाइब्स अभी आ रही हैं, क्योंकि एफबीआर ने अभी तक राइटिंग में कुछ शेयर नहीं किया है, ना ही पावर कैंसिल की है, ना ही पावर डेलीगेट की है। तो आई जस्ट ओवरहर्ड कि शायद लोग एफटीओ में जाए। क्या ये पावर पहले दी गई थी, उसका कोई नोटिफिकेशन है? राइटिंग में पावर डेलीगेट नहीं की गई, पहले नहीं किया, और वो बगैर पावर के वो एनओसी चला दी वहाँ पे। और इन्होंने पे ये 7-8 महीने बंद कर दी। अब तो वो फंड की नई रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही और जो पुराने फंड है जिनको रजिस्टर्ड होना था वो भी नहीं हो रहे। नए वालों को नहीं हो रहा, वो इनकॉर्पोरेट ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। जो पुराने वाले हैं उनका समझिएगा, पुराने वाले री रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके एग्जम्पशन नहीं रुक रही। बिल्कुल सही है। अब इसी से ही मैं बात करूं कि जहां हमने ये फंड की बात की, वहां पे ये फंड के साथ साथ एनजीओज भी हैं। ऑल्दो के एनजीओ को भी ये भी उसी सीटीओ में, उसी जोन में ही है कि जाके आपने वो लेना है। मैं स्पेसिफिक वो सवाल नहीं करता कि इसकी इंटरेस्ट की रजिस्ट्रेशन की बात हमारी हो गई। मैं उस एनपीओ से रिलेटेड बात वो कर लेता हूँ कि जो एनपीओ की अप्रूवल है 236 वाली, ठीक है ना, उसी जोन में जहाँ इतना वो प्रेशर है वहाँ पे एक काम उनके पास हो रहा है। पूरे कराची की जितनी भी एनजीओ हैं, जितनी भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी की सारी हम एनपीओ की अप्रूवल लेने वहाँ जाए, साल में 2 दफा उनके पास लाइन लगाए, एक महीना वहाँ बैठे रहें। इसका भी ठीक है ना। अच्छा, अगेन पहले तो ये चलती हुई आ रही थी, पिछले 5-6 सालों से ये एनपीओ की अप्रूवल आराम से मिल जाती थी उन एनजीओ को। ये अगेन 1-1.5 साल हो गया दोबारा कि अब वो एक नई चीज़ क्या, एक मौजूद है वो पीसीबी की अप्रूवल लेके आए। अच्छा, अब ये कंडीशन लो लेके आता है। देखिए इसमें, सॉरी मैं आपको बीच में कर रहा हूँ, देखिए एक चीज मैं बता दूं, एक चीज व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज रॉन्ग इन द सेंस, लीगली नॉट रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग इन द सेंस कि यू नो कि इसको बहुत पुराना चैरिटी है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए एक बात हमें बहरहाल माननी पड़ेगी कि जो टैक्स लॉ जो है ना हमारे, नॉट टैक्स लॉ सॉरी, जो टैक्स प्रैक्टिस है वो इवॉल्व होती है इसी तरह के कदम लगाने से। देखें, राइट और रॉन्ग, वेदर यू एग्री नॉट एग्री, आज की डेट में ये बहुत बड़ा कॉग्निशन हमारे ऊपर आया है, ये रियलाइजेशन हमने ये रियलाइज हुआ है कि यार हमने कभी पीसीबी अप्लाई नहीं किया। सही है, ठीक है। अगर हम टाइमली हर 3 साल में एक दफा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी एसोसिएशंस अभी निकल चुकी होती, बहुत सारी चैरिटीज ट्रस्ट अभी एनपीओज निकल चुके होते हैं। ठीक है, मैं इसमें एक चीज करूँ कि वो जो लॉ में 2 एजेंसी, मैं उस पर जाता हूँ, एक चीफ कमिश्नर, एक पीसीबी है। नहीं, उसमें भी 2 एजेंसीज हैं, एक एजेंसी पीसीबी है, दूसरी आज तक वो मौजूद ही नहीं। वो तो अल्टरनेट हमारे पास चीफ कमिश्नर वाला ऑप्शन है, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं। इसमें फेडरल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मसला है, कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए एक पीसीबी है। जो असल प्रॉब्लम प्रैक्टिकल अब आ गई ना, वो भी इस्लामाबाद में। वो इस्लामाबाद में आज मैं अप्लाई करूं, 8 महीने के बाद का टाइम मिलता है, 4 महीने वो ऑडिट करेगा, ऑडिट के 2 महीने के बाद रिपोर्ट देगा, 1 साल 1.5 साल में रह गया। इतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो हमने अभी चीफ साहब से बात की, अभी हमारी मीटिंग में इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमने बात ही करनी, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दें। अगर मेरी एप्लीकेशन ऑडिट की पीसीबी में एक्सेप्ट हो गई है और उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि आप ऑडिट कर लूंगा, एक टाइम फ्रेम दे दिया है, तो आप मुझे प्रोविजन दे दें। ऑल्टरनेटिवली यू हैव द पावर, चीफ कमिश्नर हैज द पावर समहाउ। ये जो चीफ साहब है, ही हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी वी एज अ बार वी प्लान टू गो बैक टू द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि एफबीआर डेवलपमेंट नहीं है। वी प्लान टू गो टू द फेडरल गवर्नमेंट, देन वी विल राइट टू देम कि एक पीसीपी का या तो एक रूल बना लें कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। जहाँ पे हमने ये डिस्कशन सारी की, वहाँ पे एक चीज़ हमें मिसिंग नज़र आई, मतलब कि अब तक किसी बार एसोसिएशन ने इसके ऊपर कोई
बात नहीं की। आई थिंक ये आप बताएंगे कि किस हद तक आप इस पे गए। हमने देखा कि बहुत सारे सैलरीड पर्सन के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारे, और आपने देखा रोडों पे जिस तरह से आ रहा है। सोशल मीडिया इस वक्त एक सैलरी अलायंस का जो एक बना हुआ है, वो लोग बड़े उसके ऊपर कंसर्न है कि जो फाइनेंस एक्ट में सैलरी का रेट जिस तरह से हायर लेके चले गए, हाई स्केल पर्सन, बल्कि एक नॉर्मल सैलरी वाला बंदा, मतलब आप देखें ना कि वो सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहा है, और ऑब्वियसली बात है किसी को अगर 45 और 50% अपनी सैलरी का गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और बाकी वो 50% अपने घर लेके जाएगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ सरवाइव करना जहाँ पे महंगाई उरूज के ऊपर है। तो इसके ऊपर टैक्स बार एसोसिएशन ने क्या किया कि इस तरह से कोई ऐसा है आपके पास, कोई बातचीत हो रही है FBI के साथ कि सैलरीड इंडिविजुअल के लिए कोई रिलीफ दिया जाए? अच्छा देखें अदर, हमने अभी तक इसके ऊपर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की। उसकी वजह समझ लीजिए, देखें एक बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी की रियलिटी है कि जो प्रॉब्लम में है सैलरी वाले, जिनसे प्रॉब्लम का हल मांग रहे हैं वो भी सैलरी पे है। जहाँ पे अपीलें और पिटीशन फाइल दाखिल करने की बात हो रही है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो भी लोग जो फैसला देंगे वो भी सैलरी पे है। इस बात को जरा समझ लीजिए, बस में किसी के कुछ नहीं है, ठीक है। वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, प्लीज आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक इंग्लिश में मुहावरा है, इफ एंट्स कुड वोट दे वुड रूल द जंगल, बट दे डोंट। अगर आपको याद हो 3 साल पहले जो स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी, एक बहुत बड़ी अलायंस बनी थी, उस अलायंस को एक लीगल शक्ल दी गई थी जब जाके सिंध हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई थी और स्कूलों ने अपनी फीस वापस ली थी। वो मिसिंग, वो लीगल स्ट्रक्चर मिसिंग है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है एम्प्लॉय फेडरेशन पाकिस्तान का, वरना इस तरह से प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होना। प्लीज आप टैंकर माफिया नहीं है, ठीक है। आप अपने मर्जी का 236H का सर्कुलर नहीं निकलवा सकते। आप पहले लीगल स्ट्रक्चर में आ जाएं, नया बना लें, एम्प्लॉय फेडरेशन के पास चले जाएं, अदरवाइज आपके मसले का हल नहीं है। आप ग्लोबली देख लें ना, यू आर द इजी सैलरी पर्सन इज द इजीएस्ट टू बी टैक्स्ड। और FBI को क्या पता है, उसके भी हाथ पांव बंधे हुए, उसको सिर्फ ये पता है कि बहुत सारी कंपनीज उसको एडजस्ट कर लेंगी। कुछ बैंकों ने तो टैक्स इंडेक्सेशन अलाउंस भी देना शुरू कर दिया कि इज इट द सोल्यूशन। क्या फायदा हुआ उस प्रोटेस्ट का? अगर एज एन एम्प्लॉयर उसको आपने एब्जॉर्ब ही करना था, तो यू हैव एक्चुअली फॉइल्ड द होल अटेम्प्ट। तो टू मी दिस इज वेरी अनएथिकल। आपने अपने बैंक के चंद हजार एम्प्लॉयज को वो आपने कर लिया, बजाय इसके कि आप उस एसोसिएशन को सपोर्ट करते, किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे आप ले जाते, उसको फंड करते। आई मीन दिस इज मोस्ट अनथॉटफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। To my suggestion would be nobody has come to us because a single person cannot come to the bar. कोई एक प्लेटफॉर्म हो, एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। या अपना कोई लीगल स्ट्रक्चर कर दें, या कोई बड़ा वकील आप हायर करें, कंफिस्केटरी डिस्क्रिमिनेशन आप ले जाए, जो सो फार अभी तक हुआ नहीं। आप नहीं समझते कि ये यकीनन एक अभी मुश्किल काम है? आपने भी ये बात बोला कि दिस इज अनफेयर, ठीक है ना, यही आप सुनना चाह रहे हैं? यस, दिस इज अनफेयर। आप एक हाई नेटवर्क, कुछ ऐसे लोग, चंद लोग हैं जिनको 35% टैक्स भरना है, 10% उसको तकरीबन 4% बन जाता है, उसका आपका सरचार्ज देना है, और चंद 2.5% लोग हैं जिनके ऊपर सुपर टैक्स भी है। जो लोग बाहर छोड़ के इधर आए पाकिस्तान, और भाई 50% उनको टैक्स लग गया है। तो दिस इज ऑब्वियसली अनफेयर। ये बिल्कुल ये मामला जा रहा है उसी तरफ, टैक्स इवेजन की तरफ जा रहा है। देखिए टैक्स इवेजन की तरफ तो लेकिन इसमें होगा क्या, जो छोटी स्केल की कंपनीज हैं, तो ठीक है, आपको भी पता है कि सैलरी लिफाफे में कैसे मिलती है, सैलरी को ब्रेक कैसे किया जाता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये बिल्कुल चाह रही है कि इसका मतलब है कि ये इवेजन की तरफ मामला जाए। अब ये जाएगा, बिल्कुल अब जाता है इवेजन की तरफ, तो आपका इसमें क्या एक सोचना है कि टैक्स इवेजन को कैसे लीगली कैटर किया जाए और किस तरह से उनके साथ? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें, देयर इज नो कोशर वे टू अवॉइड टैक्सेस। जो भी आप काम करेंगे इलीगल होगा। सैलरी में जब ग्रॉस लेवल पे टैक्सेशन होती है ना, सैलरी में छोटी मोटी ट्रिंकलिंग करके आपको चंद 1 या 2% टैक्स बचाने, बाकी कुछ बचने वाला नहीं है। यू हैव टू टेक, इतना आप प्रोटेस्ट कर चुके हैं, आप एक प्लेटफॉर्म बनाए पूरे पाकिस्तान का, प्लेटफॉर्म बनाए, को लीगल स्ट्रक्चर दें। ये चीज मिसिंग है, प्लीज बात को समझें। प्रेसिडेंस मौजूद है स्कूल फीस के केस में, लेट्स गो बाय दैट वे। अभी तो 2 महीने हुए हैं ना, अभी 8 महीने बाकी, एवरीथिंग विल बी रिवर्स्ड। आप कोशिश तो करें, बट यू नीड टू हैव अ लीगल स्ट्रक्चर फॉर दैट, अदरवाइज कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। दिस इज हार्श रियलिटीज ऑफ अ लाइफ।
बिल्कुल सही बात है। मैं इसी से कनेक्ट करूंगा कि जहाँ पे ग्रॉस सैलरी के ऊपर पूरा पूरा टैक्स हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपने ये बोल दिया, ये अनफेयर है, बिल्कुल बिल्कुल अनफेयर है। अब इससे मैं कनेक्ट करता हूँ, मैंने टैक्स रिवीजन को कनेक्ट किया, इससे मैं कनेक्ट करता हूँ रिटेलर स्कीम्स पे तरफ जाता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। अब जो रिटेलर की जो स्कीम है, अब देखिए ना, वो वाला एक सेक्टर तो है, उसका तो कोई कुछ कर सकता ही नहीं है। आपने देख लिया सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह से VR वो ताजिर दोस्त और ये दोस्त वो सब चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा है। ये सैलरी वाला एरिया तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया और उनको शायद यहाँ से टैक्स फिर मिलना अगेन शुरू हो गया और हो जाएगा और मिल भी जाएगा। वो वाला एरिया जो रिटेलर्स का है, वो जो शॉपकीपर्स का है, वो तो दोबारा से अपनी जगह मौजूद है। उनके आज भी वो कुछ सेक्टर, आई थिंक बार ने भी इसमें लिखा है, कुछ सेक्टर गए हैं VR में कि हमारा नाम वहाँ से निकाला जाए, 236G और H आया। तो अब मुझे लगता है कि वो किसी एक्सटेंट तक ये हड़ताल करके वो कामयाब हो जाएंगे। ये तो अपनी जगह मौजूद रहेगा, इंटैक्ट रहेगा टैक्स। तो उनके लिए फिर आपका क्या व्यू है, क्या किया जाएगा? बिफोर वी कम टू द रिटेलर पॉइंट व्हिच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ये सैलरी वाली बात बता दूं। सैलरी में कलेक्शन इस महीने कम हुई है। People have adopted to the unfair means। ठीक है, चली कंपनीज हैं, चंद 100 कंपनियां हैं ना जो कंबाइंड हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमको, ये इन्फॉर्मेशन जाहिर है कि अनऑफिशियल यूं है कि आप मीटिंग में किसी के साथ बैठे, चीफ कमिश्नर के साथ बैठे, तो पता लगाएं कि यार इस दफा ये मसला हो गया। क्यों नहीं होना था? बहुत सारे लोग, पीपल हैव मूव्ड आउट। Nobody would pay 50% taxes on their salaries। क्यों पे करेंगे? अगर मुझे एक गाड़ी भी खरीदनी है तो हर 100 रुपए की कॉस्ट 50 रुपए है ना। तो collections have dropped। Now coming to the retailer, देखें रिटेलर के बारे में एक जुमला बोलूं कि ये इस रशियन रेड आर्मी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो मिसिंग है इस पूरी ताजिर दोस्त स्कीम में FBR के पार्ट पे, कि वो बगैर किसी होमवर्क के काम हुआ है। I was there right there in Islamabad when the very next day the SRO was issued। ठीक है, जो होमवर्क इसका मैंने देखा था वो थ्रेटिंग और माइंड बॉगलिंग था। वेरी सॉरी। इसमें बहुत बड़ा एक जो मिस कमिटमेंट है वो कि पहले तो आपने बोला कि 147 हम आपसे लेंगे सिर्फ, ठीक है, 236H उसको अलग हिट हो रहा है, 235 में उसको बिजली के बिल के ऊपर इनकम टैक्स अलग लग रहा है। आपने उसको इस जगह बिठाना था। प्लीज इस बात को समझे, इसका कोई हल नहीं है। और इसका सजेशन, हमारे पॉइंट ऑफ सजेशन ये है कि इतना बड़ी फोर्स है, इतना बड़ा मेनेस है रिटेलर को टैक्स करना कि इन माय व्यू एग्रीकल्चर इनकम से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है रिटेलर से टैक्स निकलवाना। सही बात है। हमारे हिसाब से सजेशन ये कि आप वन हैज टू बी रियलिस्टिकली थिंकिंग। आप उनको अपने दफ्तरों में, अपने मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में बुलाने के बजाय खुदारा अपने कमरों के AC बंद करें और उनके एसोसिएशन के दफ्तर में जाएं, वरना ये टैक्स निकलने वाले नहीं है। सही। अच्छा, दो चीज़ें मेरे पास इसमें रह गई। अगर मैं इन सारे चीज़ों का जो एक कंक्लूजन है, यकीनन एक आपकी बार की एक एफर्ट है FBR के लिए, मैं समझता हूँ अगर आप FBR के साइड से होकर सोचें, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे वहाँ FBR में इंटरनल क्या चीज़ें ऐसी की जाएँ, उनके लिए क्या सजेशन हो कि ये जो टैक्स पेयर के लिए किसी तरह से जो ये प्रोसीजर मामला है ख़ास तौर पे, ठीक है, एक लॉ का आना और लॉ का टैक्स रेट का बढ़ा देना, ठीक है, ये चलता आया, चलता रहेगा। FBR को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एज बार प्रेसिडेंट आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कंटिन्यूस उनसे मिल रहे हैं आप उसमें क्या समझते हैं कि उनको क्या अपने इंटरनल करना चाहिए कि जिससे कुछ रिलीफ तो मिले, मतलब कुछ प्रोसेस आसान हो, कुछ लोगों के पेन कम हो? ठीक है, टैक्स तो मैं पे कर दूंगा, लेकिन वो कंप्लाइंस का जो पेन है कि मतलब मैं अपना आईरस खोलूं तो मेरे पास 6 नोटिस आए हुए होते हैं। आज मैं रिटर्न फाइल करने के लिए मैं फाइलर बनूं, मैं जैसे ही फाइल करूँ तो मेरे इनबॉक्स में 3 नोटिस होते हैं। ये तो एक हेडेक वाली चीज़ है, मुझे मजबूर कर रही है उन चीज़ों से कि ठीक है, मैं NTN नहीं लूँगा, मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँगा। ये उनको भी एक सजेस्ट अगर आप करें तो क्या सजेस्ट करेंगे? कोई ना कोई ऐसा हो कि NTN लेती तो कम से कम 3 नोटिस मुझे अपेयर ना हो उसके अंदर। देखिए, मैं बताऊँ, ये इट्स अ डिफॉल्ट सिस्टम, इट्स अ डिफॉल्ट प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम। हमने बड़ी उनसे बात की कि सर जी, मैं अगर आज पहली दफ़ा NTN ले रहा हूँ तो मैं फाइलर बनने के लिए मेरे ज़रूरी है कि मैं कम से कम 1.5 साल वेट करूं तभी मेरा नाम ATL में आए। तो मजबूरन मुझको पिछले साल के रिटर्न फाइल करना पड़ता है, विच इज़ क्रेजी आई वुड से। तो ये एक तो सिस्टम को देखो, बट देयर इज नो वन इज रेडी टू अंडरस्टैंड, नो वन इज रेडी टू लिसन। अगेन द प्रॉब्लम hinges बिटवीन FBR एंड पराल। ठीक है, हम इसके ऊपर लेटरबाजी कर चुके हैं, जो लेटर लिखना कर चुके हैं। देखिए, ये सिस्टम का प्रॉब्लम तो ये अनएंडिंग है, जिसको हम उर्दू में दायमी नज़ला बोलते हैं ना, ये ख़त्म होने वाला नहीं है।
व्हेन देयर इज नो विल, प्लीज समझे, एफबीआर के पास वो कैपेसिटी भी खत्म हो गई है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पराग। पराग के पास वो टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम अनएंडिंग है। या तो चले मिल के चलते हैं, वी रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू टेक सुमोटो, ये तो अनएंडिंग मसला है। जो पॉलिसी लेवल की बात है ना, उसको देखिए हमें जरा समझना पड़ेगा। हमारे पॉलिसी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इधर। वो पॉलिसी का फ्लॉ ये है कि मैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि उस डिफरेंस को जरा समझें। व्हेन मनी अर्न्स मनी, चाहे वो डिविडेंड हो, कैपिटल गेन्स हो, कैपिटल गेन शेयर्स पे हो, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पे हो, टोटल 15% आप टैक्स देते हैं। इट्स द लोवेस्ट टैक्स इन आवर कंट्री। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन द मैन अर्न्स मनी, चाहे वो बिजनेस हो या सैलरी हो, जो आप जो आपने पिछला जो सवाल पूछा, व्हेन अ मैन अर्न्स मनी इज द हाईएस्ट टैक्स, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, सर्विस बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, इज 45%। ये फंडामेंटल फ्लॉ है हमारे टैक्स पॉलिसी में। वो तो खुदा का शुक्र के चंद साल पहले रेंट और इंटरेस्ट इनकम फिक्स रिजीम से बाहर निकल के 15 और 10% के रिजीम से निकल के अब जाकर फुल स्केल पे टैक्स होता है। अदरवाइज ये इतना बड़ा जो स्क्यूड है ना, ये तो आपको कहीं भी ले जाके नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल। इंटरेस्ट से मुझे आपकी बात याद आई, हमारी ये डिस्कशन हो रही थी कि एक बंदा 60 साल तक काम करने के बाद अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई वो बैंक में रखता है कि मैं आखिर में काम करने के काबिल नहीं हूँ, तो मुझे वहां से कुछ इंटरेस्ट मिले। उस इंटरेस्ट को भी उन्होंने 5 मिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर वो नॉर्मल रेट के ऊपर कर दिया। मतलब मैं सारी जिंदगी कमाता रहा, उस पर टैक्स देता रहा, अब बचा के मैं बिस्तर पे एक बंदा पड़ा हुआ है और वो एक बैंक प्रॉफिट अगर लेना चाह रहा है तो उसको भी आपने नॉर्मल टैक्स के अंदर कर दिया। वो भी वो उसी रेट के ऊपर जिस पे एक आम बंदा टैक्स दे रहा है, काम करने वाला बंदा, वो एक सीनियर सिटीजन या कोई विडो है। देखिए ये बिल्कुल आप कंप्लीटली एग्री। ये अच्छे जो जितने डेवलप्ड टैक्स रिजीम्स हैं, जितने अच्छे कल्चरल सोसाइटीज है, वहाँ पर होता है कि अगर आपने 20-25 साल टैक्स भर दिया है तो अब हम आपको फर्दर टैक्स नहीं लेंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए। ये चीज़ कंप्लीटली मिसिंग है। सीनियर सिटीजन जो रिबेट था उसको लोगों ने मिसयूज भी किया। एक लिमिट थी बहबूद की 25-50 लाख से ऊपर नहीं रखेंगे, लोगों ने करोड़ों रुपए रखवा दिए। एक सेंटर में जाके दूसरे सेंटर में जाके 50-50 लाख रुपए रखवाए। मिसयूज भी अपनी जगह पे था। लेकिन आई थिंक एज अ मैटर ऑफ एथिक्स, एक आदमी ने अगर आपको 25 साल टैक्स भरा है तो उसका खुदारा इतना जरूर बनता है, और वो भी टैक्स पैसे से। एज अ मैटर ऑफ एथिक्स उसका बनता है। और इस सिस्टम के साथ जब आपके पास आईआरएस ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, यू कैन मैनेज। लेकिन सर ये वो पैसे वो अपने प्रोविडेंट फंड ये सोचेगा कौन? प्रोविडेंट फंड के पैसे लेके आ रहा है। मसला नहीं है, ये सोचेगा कौन? हम लेटर लिख देंगे। मैं आज सोचूं कि मैं जो कमा रहा हूँ और वो उस टाइम पे जब मैं काम करने के काबिल नहीं होऊंगा तो वो उसके कुछ मैं अर्निंग कर सकूं बैंक में रख के, तो आज से ही मैं उसको डर जाऊँ, बोलूँ यहाँ से पाकिस्तान से मैं वाइंड अप करूँ, बंद करूँ और कहीं जाके बाहर बैठूँ। लोगों ने फिर यस यू आर राइट, ये बिल्कुल होना चाहिए। हमने पहले भी इसके ऊपर प्रपोजल डाले में, बट देखिए ना, आज आपके सर के ऊपर सिर्फ कर्जा, पूरा एफबीआर एक कमिश्नर एनफोर्समेंट बना हुआ है। सही बात। पॉलिसी थिंकिंग है ही नहीं ना। ठीक है, बिल्कुल लास्ट सवाल आपके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और बहुत फ्रूटफुल होगी आई थिंक मेरे ख्याल में। एज बार की मैं बात करता हूँ कि कराची टैक्स बार का मेंबर कोई क्यों बने, मतलब और अच्छा। बने तो क्या उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, एक तरह सा ये शॉर्ट सा बता दें। अच्छा देखिए, इसमें जाहिर है कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द बार आई टेक प्रिविलेज टू बी अ मेंबर ऑफ द बार। एंड इस बात को समझ लें कि माशाल्लाह से दिस इज द 67th ईयर ऑफ अ बार and it's not free for all. In the last 67 years up to today only there are 2,300 members. It's a very strict protocol for entry. देखिए जब सब जो benefits हैं, privilege क्या है, privilege ये है, benefits ये हैं कि as a bar member you get updated not only on the news but on the views also. हमने 2-3 चीज़ें पिछले साल इंट्रोड्यूस की हैं, स्मार्ट कार्ड के थ्रू, ई फैसिलिटेशन के थ्रू एंड केस लॉ 1 पेजर अपडेट के थ्रू। और सबसे बड़ी बात है ना, खुदा ना खासा इन केस ऑफ एनी एडवर्सिटी, इन एनी बैड सर्कमस्टांस, को डिपार्टमेंट ऑफिसर आपको बॉदर कर रहा है, तंग कर रहा है, एडमिट के इश्यूज हैं, एटलीस्ट आपको ये कंफर्ट है कि आपके पीछे बार खड़ी है। हम वी गो विद हिम टू द कमिश्नर, टू द चीफ कमिश्नर एंड ट्राई टू हैंडल द इशू। ये बिल्कुल देखें आपके जो सेमिनार्स और नई चीज़ों के ऊपर जो आप जी बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके जो व्यू चलते हैं, बिल्कुल इस एमएससी पे आप क्या देखें। एज अ पॉलिसी थिंकिंग, एमनेस्टी, वी आर नॉट फॉर द एमनेस्टी। ऑलरेडी इस कौम को 9, 10, 11 एमनेस्टी मिल चुकी है पिछले जब से 70 सालों में। बहुत पुराना हिस्ट्री है एमनेस्टी की और इसका कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ है।
please try to understand, as a nation, we have become addicted to getting waived off, to getting pardoned. Now we take it as a right, as a matter of entitlement. आप एमनेस्टी देने के बजाय यकीन कीजिए अगर 5,000 रुपए के नोट पे एक्सपायरी डेट लिख दें, देन यू सी द मैजिक. बिल्कुल वंडरफुल, ये बिल्कुल पाव पकड़ के टैक्स देने के लिए आएंगे. एमनेस्टी देने के कतई तौर पे देखिए, वी नो एज अ नेशन राइट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ आवर हार्ट कि वी आर फंडामेंटली नॉन कंप्लाइंट पीपल. वी आर द लास्ट डेट, हम लास्ट डेट के रिजीम और सिंड्रोम में रहते हैं ना. वेदर इट्स अ मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस और बिजली का बिल पे करना या रिटर्न फाइल करनी है, वी लुक फॉर द लास्ट डेट. एमनेस्टी हमारा सोल्यूशन नहीं है. और हमने देखा भी एमनेस्टी आती रही तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने बल्कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए भी लेके आए, बीच में बिल्डर्स के लिए भी लेके आए थे कि वो किसी तरह से आ जाएं. मकसद उनका ये होता है कि टैक्स नेट में आ जाएं, बट ये नहीं. पीपल टेक एन एडवांटेज के हर साल 35% देने की बजाय हर 4 साल के बाद 3% दे, एक दफ़ा 2% दे दें. बस खत्म. बिल्कुल. तो आई थिंक बिल्कुल दिस शुड बी कट डाउन. वी आर नेवर, इंशाल्लाह we will never be for amnesty. बहुत शुक्रिया दफा साहब आपका आने का, आपका मसरूफ टाइम No. उसमें आपका देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much, bhai. I think it was a wonderful experience. I hope इंशाल्लाह we have delivered good. बिल्कुल थैंक यू. इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी ये चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ. Thank you.